नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीएपी पथफाइंडर एकेडमी में। तो आज बेसिकली हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं सारे करंट अफेयर का। तो ये जो हमारा जुलाई का करंट अफेयर है, ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है कि ये सारे करंट अफेयर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधे घंटे में कर ली जाए। मैं ये सोचा था कि भाई अगर मैं एक टॉपिक जैसे मान लो कि पढ़ता हूँ, जैसे भारत के एम्पायर नितिन मेनन आईसीसी एलिट पैनल में शामिल, जैसे ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं ये पढ़ता हूँ तो इसके बारे में कुछ मैं डिटेल भी अगर बताऊँ तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा ना, ये थोड़ा सा जानूँ कि ये मेरा ये था कि ये आधे घंटे में यानी आधा आधा घंटे करके इसको कंप्लीट कर दिया जाए। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे पहले मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, लेकिन वो 1.5 घंटे में हो रही थी। ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे लग ही जा रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए तो ज़रूरी है ना, वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक ये है कि भारत के अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलिट पैनल में शामिल हो गए हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर है कि नाडा ने अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि भाई ये कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर इसके बारे में कुछ आप डिटेल्स बता दीजिए। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और जहाँ तक बात है इसकी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। 1 सेकेंड फॉर दैट, रुकेंगे आप थोड़ा सा। जी, आप देख सकते हैं। तो नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थों उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे कि विजडन ने रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी बताया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने MVP रेटिंग 97.3 का स्कोर किया था। ठीक है, वहीं अगला जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो क्या है कि वाल्टरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स, जिसे हम बोल सकते हैं, वो जीता है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगली जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर पे, आप देखिए कि जी आकाश। अब ये क्या है भाई, तो देखिए कि जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। वहीं पे दूसरी ओर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्र निंगोम या फिर निंगोम बम जिसको हम बोल सकते हैं, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किए। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रां प्री जीता है। वहीं अगली ओर आप देख सकते हैं कि कतर 2022 फीफा विश्व कप करने के लिए आयोजित, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने कतर में 2022 विश्व कप आयोजित करने की घोषणा की है। ठीक है, वहीं आप एक देखेंगे रिकॉर्ड विस्तार यानी 34वां लीगा खिताब जीता, यानी रियल मैड्रिड ने बिलारियल को हराकर रिकॉर्ड विस्तार वाला 34वां जिसे हम बोल सकते ला लीगा खिताब जीता। और 37 खेलों के बाद रियल के 86 अंक हैं। वहीं 11वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लुइस हैमिल्टन ने हंगरियन ग्रां प्री जीता, जिसे हम बोल सकते हैं उनकी उनकी 8वीं हंगरी ग्रां प्री जीत हुई थी उनके, क्योंकि उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के साथ एक ही स्थान पर सर्वाधिक जीत दर्ज की थी। अगली है चौथे खेले युवा खेलों की मेजबानी करने वाला है हरियाणा। तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि हरियाणा चौथे खेल भारतीय युवा खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं अगला हमारा 13वां जो है ना, वो ध्यान देंगे कि स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं, है ना, ये ध्यान देंगे। और अगला जो हमारा है काफी, जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीता। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। और अगला जो है यानी 15वां में आप देख सकते हैं 15 यानी अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। ठीक है, क्योंकि के शैलजा जो हैं अपने राज्य में कोरोना वायरस से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया उनको। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली हमारी जो देखनी है वो ये है कि 2020 एंड बीट अवार्ड्स 2020 में बायोन्से ने हास्य पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगला जो है पहला प्रो आधिकारिक सांख्यिकी में PC महालन राष्ट्रीय पुरस्कार DC रंगराजन को प्रदान किया गया। ठीक है, अब अगली जो हमारी है वो क्या है कि भारत के AI सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 वैश्विक पुरस्कार जीते हैं।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम माई गो या फिर माई गो कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला सोसाइटी और दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। अब अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है 5वां में, कि अभी क्या है कि भारत के फ्रेया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो है लॉजन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस क्रेन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगला कौन सा है नंबर पर देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण में क्रम ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्टता उपलब्धि के तहत प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। 8वें में आप देखिए, तो 8वां में देखिएगा आपको कि अरुणाचल के कैजिंग डिंग थोंगडंग के प्रधान ने एक लघु वृत्तचित्र चील लोपो के लिए दादा फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। वहीं अगला जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह 9वें नंबर पर देखिए कि हॉकी स्टालवर्ट गुरबख्श सिंह और बंगाल के पूर्व क्रिकेटर और कोच पलाश नदी के इसके स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के फुटबॉल क्लब मोहन बागान से सम्मानित किया जाए। ठीक है, अगला जो है इसरो प्रमुख के सिवन ने वन कार्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया उनको, यानी 10वें नंबर पे महांतरिक्ष, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी उत्कृष्ट डार्पन वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एलिट इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन समिट में एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने पॉल हैरिस फेलो मान्यता से उनको सम्मानित किया गया है। 13वें नंबर पर देखिए, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने मानवता के लिए पहला गुलबैंकियन पुरस्कार जीता। 14वें नंबर पे यानी 14th में देखिए, वेद प्रकाश दूजा ने बिजनेस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ठीक है, टाटा एन 15 नंबर पे देखिए, टाटा के एन चंद्रशेखरन लॉकहीड मार्टिन के ताइकोल्टे यानी ताइक्लेट को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। वहीं अगली जो है 16 में देखिए, CPG ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की घोषणा की है ना, जिसमें शहीदुल आलम बांग्लादेश से जीते हैं, मोहम्मद मोसाद ईरान से, डोपो आवल रिनोमी नाइजीरिया से, स्वेतलाना प्रोकापिवा रूस से जीते हैं। ठीक है, वहीं अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 17 पे देखिए, मरियाना वार्दी नियोनेसिस मोरिसाना कुवैते ने 2020 मंडेला पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगला जो है वो क्या किस नंबर पर, आप 18 नंबर पे देखिए कि एनिमेशन, यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अर्नब चौधरी को मरणोपरांत ट्यूनिस मीडिया अवार्ड प्राप्त किया गया है, उनको इस अवार्ड से संबोधित किया गया है। 19 पे देखिए, कला नारायण स्वामी को में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। 21 नंबर पे देखिए कि सुनील यादव एस करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। वहीं 22 पे देखिए, अर्थ सिस्टम साइंस में उत्कृष्टता के लिए MO या फिर MOIAC राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वहीं अगली आप देखिए कि पुस्तकों बुक्स में कि उपराष्ट्रपति ने द फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, वहीं पे अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पुस्तक फॉर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो है हम बोल सकते हैं नामक एक किताब लिखी है। अगला जो है कि सी कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, जिसे RC भार्गव ने लिखा है। ठीक है, अब 4th नंबर पे देखिए कि दलाई लामा पर जीवनी संबंधी पुस्तक 2020 में रिलीज होगी। ठीक है, जिसका नाम होगा परम पावन 14वें दलाई लामा एन। इनके लेखक जो हैं तेनजिन डेके टेथॉन, ध्यान दीजिएगा। अगली जो है स्टीफन किंग द्वारा लिखित पुस्तक इफ इट ब्लिट्स का विमोचन हुआ है, यानी इसको इस नाम से जारी कर दिया गया है। यह 4 कहानियों का संग्रह है। और 6 नंबर पर देखिए, अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने सरसम पर किताब लॉन्च की है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो है 7 नंबर पे हुसैन जैदी द्वारा लिखित पुस्तक द एंड गेम है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अगली जो है 8 नंबर पे सूरज केड, यानी आप देख सकते हैं सूरज केदे नाडे शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशित किया जाएगा, जो कि बलदेव सिंह सदकर्णम द्वारा लिखा गया है, सदकर्णम। अगला भारत में वित्तीय स्थिरता बहाल करने के लिए क्वेस्ट वारल वी आचार्य द्वारा लिखित है, यानी आप ध्यान दीजिएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर बी आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया इस नाम से लिखा गया है। वहीं आप 10th नंबर पर देखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनस्कर्ड वर्ल्ड लिखा गया है। अगला है समिति यानी कमिटी, इसमें देखिए तो कमिटी इसमें क्या है कि सीजो जॉर्ज ने STIP 2020 को सेंटर्स कमेटी में नियुक्त किया। वहीं अगली है दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार उपायों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वहीं अगली है आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिले के निर्माण के लिए अध्ययन समिति का गठन हुआ है। इसमें मौजूदा 13 जिलों को 25 जिलों में पुनर्गठित करना शामिल है। ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने DP सिंह समिति का गठन किया है, यह ध्यान दीजिएगा। अगली वही है और जो डेथ्स हुई हैं उसमें है कि वृद्ध यानी वेटरनरी कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया है। अब ये दीजिएगा कन्नड़ साहित्य अकादमी नवोदय पुरस्कार को हासिल करने वाली कन्नड़ साहित्य की पहली महिला लेखिका थी। वेस्ट इंडीज के दिग्गज एवर्टन वीक का निधन हो गया है। इस बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का भी निधन हो गया है। ठीक है। ध्यान देना है कि ब्रिटिश फिल्म और टीवी अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन हो गया है। आइवरी कोस्ट PM अमदो गौन कुलीवली का निधन हो गया है। महान संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया है। उन्होंने 1970 में अमेरिकी क्लासिक हिट ट्यून द डेविल्स जॉर्जिया के नीचे गाया था और उनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 8 नंबर पे आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। अनुभवी गुजराती पत्रकार स्तंभकार नागी दास संघवी का निधन हो गया है। ठीक है। और उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। और इंग्लैंड के पूर्व विश्व कप विजेता जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। इंग्लैंड के साथ विश्व कप विजेता रहे जैक चार्ल्टन का 85 वर्ष का निधन हो गया है और वो अपने भाई बॉबी के साथ 1966 में वेम्बली में विश्व कप जीतने वाले पहले टीम में थे। अगला जो 10 नंबर पे आप देखिए उसको 10 नंबर पे क्या है कि 1980 ओलंपिक मैस्कोट के निर्माता विक्टर चिजीकोव का निधन हो गया है ना। और मास्को 1980 के मास्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर के निर्माता थे वो। ठीक है। अगला जो है डच फुटबॉल के दिग्गज विम सुब्रियर का निधन हो गया है। नीदरलैंड का फुटबॉल दिग्गज विम सुब्रियर का निधन हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि उन्होंने 60 से अधिक मैच भी खेली थी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 1966 से 1978 के बीच में। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला नारायणन का निधन हो गया है कोरोना के कारण। 1972 बैच की एक IAS अधिकारी थी। अगला ध्यान देना है आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रिय दास जी स्वामी श्री का निधन हो गया है ना, ये ध्यान दीजिएगा। वह मणिनगर श्री स्वामी नारायण गांधी संस्थान अहमदाबाद के प्रधान पुजारी थे, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर CS चौधरी का निधन हो गया है। ठीक है। उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ उनको पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और TIFR स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को एक प्रमुख संस्थान के रूप में आकार देने की मदद भी इन्होंने की थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है और उड़िया अभिनेता विजय मोहंती का निधन हो गया है। उनकी करियर शुरुआत जो थी उड़िया सिनेमा से हुई थी। अगली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि स्पेनिश उपन्यासकार जुएन मार्क्स का निधन हो गया है और मार्से को 2008 के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके सबसे फेमस बुक थी लास्ट एफ टूर्न विथ टेरेसा, जो कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहा। अगला है दिग्गज अभिनेता कुमकुम का निधन हो गया है। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, ये ध्यान दीजिएगा। और उनके कुछ लोकप्रिय गीत थे जैसे कोहिनूर के 1960 में, मधुबन में राधिका नाची रही, इस तरीके का। अगला जो ध्यान दीजिएगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेन सोनम टेरसिंग लेप्चा का निधन हो गया है। ठीक है। वो भारत लोक और पारंपरिक लेप्चा की एक विस्तृत श्रृंखला का संकलित उन्होंने किया था। अगली जो है रक्षा से यानी डिफेंस संबंधित है। अब डिफेंस से क्या है थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सेकेंड,
तो पहली न्यूज़ ये है, सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी दी है, ध्यान दीजिएगा। अगली जो है हमारी रक्षा मंत्रालय ने कुल 33 नए लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है, जिसमें रूस से 21 मिग-29, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 सुखोई 30 MKE शामिल है। अगली जो है तीसरे नंबर पर देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने इंडोनेशिया तटरक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मिशन सागर के तहत 49 दिनों में INS केसरी ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है, ताकि हिंद महासागर में भारतीयों की मदद की जा सके कोविड-19 को लेकर। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ आकाश मिशन मिसाइल वेपन सिस्टम के लाइसेंस समझौते पर हस्तांतरण और हस्ताक्षर किए हैं। आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम आकाश हवाई हमलों से कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं की एक छोटी रेखा है, रक्षा है। 6 में देखिए कि बोइंग ने भारत को 37 नए सैन्य हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की है। वहीं अगली जो है इंपॉर्टेंट कि भारतीय नौसेना ने रेवेन UAV और स्पाइक जुगनू खरीदने की योजना बनाई है। ठीक है, खरीद में RQ-11 UAV की 200 इकाइयाँ शामिल होंगी और RQ-11 रेवेन को 500 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर उड़ने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। नई इजरायली असॉल्ट राइफल AR-AD और कार्मल निर्माण भारत में किया जाएगा। दो नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफलें अरद और कार्मल को मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित किया जाना है। और AR-AD एक हल्का मॉड्यूलर असॉल्ट राइफल है। और रक्षा अधिग्रहण परिषद, यानी आप 5 नंबर पे देखिए, 9 नंबर पे, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र को उनकी आकस्मिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की आवश्यक पूंजी अधिग्रहण मामलों की प्रगति के लिए शक्तियां सौंपी हैं। अगला है कि DAC रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण शक्तियों को दर्शाता है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तत्काल पूंजी अधिग्रहण मामलों की प्रगति के लिए शक्तियां निर्धारित की हैं। सशस्त्र बलों को उनकी आकस्मिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ दिया गया है, ध्यान दें। अगला है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मैं बात कर रहा था। अगला है कि DRDO ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है और P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का उपयोग युद्ध क्षेत्र में सीधे IL-76 विमान से 60 टन भार वर्ग के सैन्य स्टोर वाहन गोला बारूद उपकरण के पैरा ड्रॉप के लिए किया जाता है। नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में जानेंगे। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के कन्नूर जिले में भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में लगाया जाता है। 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मिशन राष्ट्रीय सौर मिशन की भारत सरकार की पहल के अनुरूप है। और अगला है रक्षा मंत्रालय, यानी 13 नंबर पे देखिए, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग यानी MOD ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 1512 खाद्यान्नों MP की खरीद के लिए टैंक T90 SK के लिए रुपए की अनुमानित लागत पर अनुबंध किया है, जो कि 557 करोड़ का है। अगला जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट, वो है कि भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त मार्ग अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया और पारित होने वाले अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका ने के करियर स्ट्राइक ग्रुप सहित कुल 8 भारतीय और अमेरिकी युद्धपोत शामिल थे, ध्यान दीजिएगा। वहीं 15 नंबर पे देखें कि भारतीय यानी DRDO ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को अपना स्वदेशी रूप से विकसित भारत ड्रोन प्रदान किया है। भारत के ड्रोन को दुनिया के सबसे फुर्तीले और हल्की निगरानी प्रणालियों में से एक के रूप में जाना जाता है। अगला है कि DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। तो DRDO ने केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख में कोरोना मामले को पहचान करने के लिए परीक्षण के दर को बढ़ाने के लिए लेह आधारित प्रयोगशाला रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। वहीं अगला हमारा जो है 17 नंबर पे वो ये है कि भारत ने सफलतापूर्वक, यानी भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवशस्त्र का उड़ीसा के चांदीपुर है ना में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया गया है ना। अगला हमारा जो है भारत 2021 में अमेरिका से 4 और P8 बहु मिशन विमान प्राप्त करने के लिए तैयार है। P8A पोसिडोन P81 का भारतीय नौसेना संस्करण, जहां मैं भारत के लिए खड़ा हूं, अनिवार्य रूप से समुद्री गश्त के लिए बनाया गया है। ये ऐसा उसमें लिखा भी, एक टाइटल टाइप का लिखा हुआ है। ये तो हो गया। अगला हमारा है जो है ना 19 नंबर पे, भारत में
ने 5 फ्रांसीसी निर्मित राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बड़ा बेड़ा जो है भारत में आया और विमान अम्बाला एयरफोर्स बेस पर उतरा और वह फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्डो में मैरी ग्रेक एयरबेस से उत्पन्न हुए थे। अगला जो है वो क्या है कि आर्थिक, भारत में प्रत्यक्ष निवेश 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। तो क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान देश में प्रत्यक्ष निवेश 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा और भारतीय निवासियों की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति में क्रमशः 73.9 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जो आरक्षित संपत्ति में वृद्धि और क्रमशः 64.9 बिलियन डॉलर और 13.0 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण हुई। अगला जो है सेकंड में 8 करोड़ यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण 8 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को उत्पादन मई में 23.4% हो गई है। अगला हमको ध्यान देना है कि बॉम ब्राडियर ट्रांसपोर्ट इंडिया ने कानपुर आगरा मेट्रो परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। कहने का मतलब कि बॉम ब्राडियर ट्रांसपोर्ट इंडिया ने आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो परियोजनाओं के 2001 मेट्रो डिब्बों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। वहीं अगली आप नंबर पे देखिए कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 2022 के लिए भारत के विकास का अनुमान 9.5% से 8% तक घटा दिया है। अगला आप ध्यान दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 केयर रेटिंग्स, यानी केयर रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्वानुमान को -6.4% तक संशोधित किया है। वैश्विक निवेश फर्म के 26 नंबर पर देखिए जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 54% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी, जो कि मुंबई की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगला है रिलायंस जियो यानी 7th पे रिलायंस जियो को इंटेल कैपिटल से 89,000 यानी हम बोल सकते हैं कि इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म में 4.91 लाख करोड़ की इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उदेय मूल्य पर 4,141,894.50 करोड़ का निवेश किया है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला 8 में है कि वित्त वर्ष में 20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घटा। कहने का मतलब कि चीन से आयात में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2015 में चीन के साथ भारत का व्यापार घटा 48.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गया। वहीं अगली जो है जून 2020 में बेरोजगारी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सीएमई द्वारा आंकड़ों के अनुसार मई 2020 में 23.48% से जून 2020 भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 10.99% हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह जून में 46% बढ़कर है ना मई 2020 की तुलना में 90,970 करोड़ हो गई है। अगली जो है 11वें नंबर पे सरकार ने जारी किया है 14 राज्यों में 6,195 करोड़ रुपए पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की चौथी बराबर मासिक किस्त के रूप में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने रुपयों के निवेश की घोषणा की है। भारत में डिजिटलीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ यानी 10 बिलियन डॉलर निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हो करेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, जून के महीने में 6.9% बढ़ी है। 3 जुलाई 2020 को समाप्त सप्ताह में 513.25 बिलियन डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.40 बिलियन डॉलर की भारी वृद्धि हुई है। वहीं आप 50 नंबर पर देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा। 16 नंबर पे देखिए क्वालकॉम वेंचर्स रुपए का निवेश करेगा जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए, इसमें 0.15% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। 17 पे देखिए कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान में पसाका के बीच एक नया व्यापार खोला ताकि इन देशों के दोनों देशों के बीच 19 बार इन कोविड-19 व्यापार में आसानी हो। और 18वें नंबर पे 18 नंबर पे देखिए कि गूगल रिलायंस डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदेगा। 19वें नंबर पे देखिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीसीआई ने एसएसओ कंपनी पीटीई द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ये ध्यान दीजिएगा।
20 पे देखिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.108 बिलियन डॉलर बढ़ गया और 10 जुलाई 2020 को समाप्त सप्ताह में 516.365 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो विदेशी मुद्रा की संपत्ति 2.3 जैसे बोल सकते 372 बिलियन डॉलर बढ़कर 475.635 बिलियन डॉलर हो गई है। अगली है कि इसमें कि सीसीआई ने यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णा पट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक लिमिटेड द्वारा की गई है। अब अगला है 22 में कि ओला ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को ओला कॉर्पोरेट की पेशकश करते हुए अपना उद्यम शुरू किया है। ओला कॉर्पोरेट को भारत में 10,000 से अधिक कॉर्पोरेट उपयोग करता है। 23 में देखिए कि भारतीय मामलों के निर्यात में यानी भारत से मसाला निर्यात डॉलर के संदर्भ में 23% और जून में रुपयों के संदर्भ में 34% बढ़ गया कोरोना महामारी के कारण। अगला देखिए 24 में कि केंद्र सरकार ने रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी किया है। मार्च 2020 के लिए राज्यों को 13,806 करोड़ और वर्ष 2019-20 के लिए जारी मुआवजे की कुल राशि 1,65,302 करोड़ रुपए। उसी दौरान वसूले गए उपकर की राशि 95,414 करोड़। अगला है एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए भारत ने वियतनाम में अपना कॉटन एयरवेज जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉटन के निर्यात बढ़ाने के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वियतनाम में अपना स्वयं का गोदाम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 49% के प्रस्तावित अधिग्रहण को दे दी। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे कि बाकी का बचा हुआ उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर।